जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं अपडेट विद सीके। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप जो देख रहे हैं कि आदिवासी के जमीन पर बने घर, प्रशासन का चला बुलडोजर। आखिरकार रांची पे 13 मकानों को पुलिस प्रशासन द्वारा क्यों तोड़ा गया और ये आदिवासी की जमीन पर बना हुआ था। पूरा फैक्ट क्या है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीएनटी एक्ट का फुल फॉर्म होता है कि छोटा नागपुर काश्ती कार्य अधिनियम। यह एक्ट झारखंड में 11 नवंबर 1908 को लाया गया था, यानी कि लगाया गया था। अब ये लगाया क्यों गया था तो इसमें हम लोग आगे चर्चा करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कि इसे 29 अक्टूबर 1908 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी यहाँ पे उन्होंने इसकी स्वीकृति दी। हालांकि उस टाइम जब देखा जाए 1908 पे, तो उस टाइम जो है आदिवासियों का ज़मीन अंग्रेज लोग छीन रहे थे, या फिर कोई सूद महाजन, जो महाजन खोर होते थे, सूदखोर होते थे, बड़े बड़ी जातियों के जो लोग होते थे वो बड़े आसानी के साथ से आदिवासियों की ज़मीन को छीन लिया कर रहे थे, यानी कि एक तरह से लूटने का काम किया कर रहे थे। तो जब ये देखें, हमारे राज्य के जो भगवान माने जाते हैं बिरसा मुंडा, इन्होंने एक आंदोलन चलाया और इन्होंने कहा कि जो आदिवासी लोग की ज़मीनें जबरन खरीद रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। सीएनटी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो आदिवासियों को ज़मीन को, यानी कि एक तरह से आदिवासियों की जमीन की ये रक्षा करता है। अब देखिए पूरा मामला क्या है। तो यहाँ पे 13 लोगों के पूर्वजों ने 1980 से 1985 के बीच में 2 से 3 कट्ठा प्रति परिवार जमीन की खरीदारी की थी, यानी कि 80 और 85 के बीच में ये 13 परिवारों ने 2 से 3 कट्ठा जमीन लिया था। इसके बाद खतियानी जमीन मालिक यानी कि महादेव उरांव ने 1992 में जमीन खरीदारी कब होता है 1980 और 85 के बीच में। तो इसके बाद अगर 7 साल का यहाँ पे गैप निकल रहा है, यानी कि 1992 पे वो सिविल कोर्ट में केस किया, जहाँ पे वो केस हार जाता है। यानी कि 7 साल बाद जब खरीद जमीन की बिक्री हुई, उसके बाद 7 साल के बाद 1992 पे वो सिविल कोर्ट में केस भी करता है, जहाँ पे वो केस हार जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है कि इसके हारने के बाद अब फिर से वो 93 पे, यानी कि 92 में हार गया, 1 साल बाद फिर 1993 पे वो क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए वो है कि एसएआर कोर्ट में जमीन वापसी के लिए केस किया, यानी कि 93 पे जमीन वापसी के लिए एसआर कोर्ट पे वो केस करता है, जहाँ पे उसके पक्ष में फैसला आया है। एसआर कोर्ट में जब वो जमीन वापसी के लिए केस किए तो ये केस उल्टा होकर के, जब तो ये क्या बोलते 80 और 85 के बीच में तो उन्होंने अपना जमीन बेच दिया था, जहाँ पे फिर से सिविल कोर्ट में 1993 में केस किया, जहाँ से महादेव उरांव केस हार जाते हैं। लेकिन इसके बाद फिर से वो एसआर कोर्ट पे केस करते हैं, यानी कि जमीन वापसी के लिए केस जीत जाते हैं। अब देखिए आगे क्या हुआ। मामला जब 1997 में हाईकोर्ट पहुंचा, उसके बाद महादेव उरांव ने 1997 में हाईकोर्ट में केस किया और सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी। अब देखिए आगे क्या होता है कि हाईकोर्ट में जमीन खरीदारों में कोई भी उपस्थित नहीं था। 13 जो लोग खरीदे हुए थे जमीन, जो 1980 और 85 के बीच में था, वो लोग हाईकोर्ट में गए ही नहीं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि हाईकोर्ट में जमीन खरीदारों में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। हाईकोर्ट में सुनवाई से संबंधित नोटिस भी नहीं मिला। इस वजह से कोर्ट में एक तरफा फैसला महादेव उरांव के पक्ष में हो गया। यानी कि जब केस कोर्ट में केस होता है तो नोटिस भी नहीं जाता इन 13 लोगों के पास जो 1980 से 85 के बीच में जमीन खरीद के रखे थे, और अचानक से केस फिर क्या होता है, फैसला पक्ष में हो जाता है किसके, महादेव उरांव। अब देखिए तो आगे क्या है। यहाँ पे देखिए महादेव उरांव ने फिर वसूले 1 करोड़ रुपए, यानी कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने दखल देने की कार्रवाई नहीं की। इस दौरान महादेव ने खरीदारों से समझौता किया, यानी कि बीच में जब कोर्ट ने कोई इन लोगों से वार्तालाप नहीं किया जो जमीन खरीदे थे, तो इस बीच का फायदा उठा के महादेव उरांव ने दोनों से बातचीत किया और कन्विंस करके उन्होंने फिर से 1 करोड़ उनसे वसूले। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद जो है सो 5.25 लाख रुपए कट्ठे की दर से मुआवजे पर डील हुई थी। महादेव उरांव को 11 लोगों ने 1 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया। इस लेन देन का एग्रीमेंट तैयार किया गया, फिर अवमानना की याचिका दायर कर दी। अब देखिए मतलब 11 परिवार से मिलकर उन्होंने जो 5.25 लाख के प्रति कट्ठा के रूप में वो जो पैसा लिए थे, वो करीब 1 करोड़ से पार हो जाता है। उसके बाद फिर क्या करता है कि फिर से वो कर देता है अवमानना की याचिका दायर कर दी। समझ सकते हैं कि ये सीएनटी एक जमीन में कितना लफड़ा हो सकता है। अगर आप जब अपने जमा पूंजी को एक अपने घर यानी कि आशियाना बनाने के लिए जमीन लेना चाहते हैं तो सीएनटी एक्ट की जमीन से थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि सीएनटी एक्ट बहुत ही खतरनाक एक्ट है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो सीएनटी एक्ट है ये छोटा नागपुर काश्ती कार्य अधिनियम, इस एक्ट को ही बनाया गया था कि आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी लोग ना छीन सके। यानी कि एक तरह से सीएनटी एक्ट आदिवासियों की जमीन का
रक्षा करता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 13 लोगों की ज़मीन जो पे बना था घर, वो टूट रहा है अभी, तो ये सही हो रहा है कि गलत? पुलिस प्रशासन इन पर क्या किस तरह से एक्शन ले रहे हैं, इस पर कमेंट पे आप लोग जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि CNT एक्ट आप लोग ज़मीन लेना चाहते हैं कि नहीं। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।